गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। कल देर शाम कोलकाता पहुंचने पर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज अमित शाह कोलकाता से गंगा सागर जाएंगे, जहां उनका कपिल मुनि आश्रम में कार्यक्रम है। इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा का हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाएंगे, जिसके बाद नामखाना में उनका रोड शो भी होगा। इसके बाद अमित शाह कोलकाता लौटेंगे, जहां अरविंदो भवन में उनका कार्यक्रम है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है। मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद सरकारी एजेंसियां सख्ती बरतने पर मजबूर हो गई। एक दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री और आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उद्धव ठाकरे ने साफ निर्देश दिया कि कोरोना के नियम कड़ाई से लागू करवाएं, नहीं तो लॉकडाउन पर फिर विचार किया जा सकता है। लिहाजा अगले ही दिन लापरवाही बरत रहे लोगों को समझाने के लिए खुद मुंबई की मेयर सड़क पर उतर आई और मास्क न पहनने वालों या मास्क को नाक के नीचे सरकाने वालों को डांट लगाने लगी। कितना बार बोलना पड़ता है? मेयर किशोरी पेडनेकर ने रेलवे स्टेशनों पर लगी दुकानों पर पहुंचकर पहले लोगों को समझाया, फिर स्टेशन के बाहर की दुकानों पर भी मास्क न लगाने वालों को डांट लगाई। स्टेशन के बाहर सड़क किनारे फल और सब्जी बेचने वाले भी मेयर को देखकर होशियार हो गए। मास्क की जगह रुमाल लगाकर काम कर रहे लोगों को भी मेयर ने फटकार लगाई। लेकिन थोड़ी ही देर में लोगों को जागरूक करने के लिए मेयर एक लोकल ट्रेन में चढ़ गई। लोकल ट्रेन में सवार लोगों को भी मास्क की अहमियत उन्होंने बताई और तेजी से फैलते कोरोना वायरस से सावधान किया। लेकिन बीएमसी की सख्ती केवल नियम तोड़ने वालों को डांट या फटकार तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई में मास्क न लगाने वालों की भारी भरकम चालान भी किए गए। जून 2020 से 16 फरवरी तक बीएमसी ने 15 लाख से ज्यादा लोगों के चालान मास्क का इस्तेमाल न करने के लिए किए। इन लाखों लोगों पर हुए चालान के जरिए बीएमसी ने करीब 31 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। जून 2020 में ही फेस मास्क के इस्तेमाल को जरूरी किया गया था और उस वक्त जुर्माने की रकम 1000 रुपए तय की गई थी। हालांकि बाद में जुर्माने की रकम को कम करते हुए इसे केवल 200 रुपए किया गया था। लेकिन अब बीएमसी दोबारा सख्ती करने पर मजबूर है, इसीलिए चालान की रकम भी बढ़ाई जा सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि लोग खतरे के बावजूद लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। जिसके पीछे बड़ी वजह मुंबई में लोकल ट्रेनों के शुरू होने को माना जा रहा है। खुद मेयर मानती हैं कि लोकल ट्रेनों में नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। रेलवे खुलने के बाद ज्यादा ही बढ़ने लगे हैं। हालांकि लोग ये नहीं चाहते कि नौबत लॉकडाउन तक पहुंचे। कंट्रोल किया जाना चाहिए, लॉकडाउन में जाने की जरूरत नहीं है। अभी लॉकडाउन में वापस गए तो फिर से तो और दब जाएगा आदमी। जबकि सरकारी एजेंसियां परेशान इसलिए हैं क्योंकि लोग सीधी बात भी समझने को तैयार नहीं। खुद के बचाव के लिए ऐसी सख्ती, ऐसा जुर्माना नहीं सुनते लोग तो करना पड़ेगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के केवल 3 जिलों में कोरोना मरीजों की गिनती 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। हालात केवल महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं बिगड़ रहे हैं, बल्कि दिल्ली और केरल में भी कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसार सकता है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली में वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू होने के बाद से करीब 90 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, लेकिन ये गिनती केवल उन लोगों की है जिन्होंने कोरोना के टीके की पहली डोज ली। अब तक केवल 2.25 लाख लोगों ने ही वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है, जबकि तय कार्यक्रम के तहत यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना का टीका लगवाने के लिए तो लोगों ने दिलचस्पी दिखाना ही बंद किया। दोनों जिन्होंने एक डोज ली थी वो भी दूसरी डोज लगवाने के में संकोच कर रहे हैं। जबकि केरल और महाराष्ट्र में अचानक बढ़ी कोरोना मरीजों की गिनती पूरे देश के लिए बड़े खतरे की घंटी है। वहीं बेंगलुरु में भी कोरोना लोगों को डराने लगा, जब एक ही अपार्टमेंट के 103 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। जबकि 2 दिन पहले ही बेंगलुरु के एक नर्सिंग कॉलेज के भी 40 छात्र एक साथ कोरोना पॉजिटिव मिले थे। यही नहीं, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 89 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 26 मरीज एक ही कंपनी के हैं। इंदौर में कई दिनों बाद ऐसा हुआ जब एक ही दिन में 50 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए। जैसे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, केरल में देख रहे हैं, वैसे और जगह भी स्थिति खराब हो सकती है अगर हम अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट ना करें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बदमाशों ने बम से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तब हुई जब वो रात करीब 10 बजे कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निमतिता रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और इस दौरान वो अपने समर्थकों से घिरे थे।
उनके आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। कोई नारे लगा रहा था तो कोई उनकी तस्वीर खींच रहा था, लेकिन तभी उन पर बम से हमला किया गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वहां सब कुछ शांत हो गया। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। घटना वाली जगह पर लोगों की चीख पुकार मच गई। इसके बाद मंत्री जाकिर हुसैन को घायल हालत में फौरन अस्पताल ले जाया गया। बाद में उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से कोलकाता भेज दिया गया। दाहिना हाथ में और बाएं पैर में चोट पहुंचा, प्लास्टर है, ही इज आउट ऑफ डेंजर। इस हमले में उनके कई समर्थक भी घायल हो गए, जिन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है, जिनके घर वाले अस्पताल के बाहर बिलक बिलक कर रोते रहे। राज्य के मंत्री पर हुए इस हमले की राज्यपाल जगदीप धनखड़ और बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर निंदा की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। दिल्ली की जिन सीमाओं पर लंबे वक्त से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उन जगहों पर किसानों की संख्या में कमी आने का दावा किया गया। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर शुरुआत से ही किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की तादाद में कमी देखने को मिली। वहां कुछ दुकानों के मालिकों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होने का असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है। कैसा चल रहा है इनका प्रोटेस्ट? अभी कितनी भीड़ आ रही है? भीड़ अभी कम है अभी फिलहाल। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने वाली जगह पर जो टेंट लगा है वो पहले खचाखच भरा रहता था, लेकिन उसके अंदर भी पहले जैसी भीड़ नजर नहीं आई। ये थोड़े नहीं है, ये फलाद बन रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तरह दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ खोमचे वालों ने किसानों की तादाद कम होने का दावा किया। किसान है, जिस दिन ज्यादा हो जाते तो जिस दिन ज्यादा होते, जिस दिन कम है तो कम होते। आजकल कैसी है? अभी कम है। ये दावा भी किया गया कि जो दुकानें कुछ रोज पहले तक अच्छी कमाई करती थीं, किसानों के कम होने से उनके कारोबार में काफी गिरावट आई। किसानों के आंदोलन में कम होने की वजह से इनका भी ये मानना है कि इनकी बिक्री में काफी फर्क पड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग रेहड़ी लगाकर सामान बेचते हैं, उन्होंने भी वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होने का दावा किया। अमित शाह के कोलकाता पहुंचने से ठीक पहले फूलबागान इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई। हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन पर भी पत्थर फेंका। इस झड़प में बीजेपी के एक नेता शिवाजी सिंघा रॉय घायल हो गए, जिनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया, दक्षिण कोलकाता के बीजेपी जिला अध्यक्ष शिवाजी सिंघा रॉय पर हमले के बारे में जानकर दुखी हूं। उन पर रैली के ठीक बाद टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की तस्वीरें देखकर दुख हुआ और उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बीजेपी नेताओं पर हुए हमले के लिए टीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, फूलबागान के पास टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर एक और जानलेवा हमला किया। इस बार यह हमला शुवेंदु अधिकारी, शांकुदेव और शिवाजी सिंघा रॉय पर किया गया, जो हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक आपदा है, वहां कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने शुवेंदु अधिकारी और दूसरे नेताओं पर हमले के लिए टीएमसी को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, तृणमूल कांग्रेस अपनी आसन्न हार के डर से इतनी विचलित हो गई है कि उसके गुंडे बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के जुलूस पर पथराव जैसी घृणित घटना को अंजाम दे रहे हैं। यही है ममता सरकार का लोकतंत्र। बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं और मजबूती से लड़ेंगे। स्पेन के बार्सिलोना में रैपर पाब्लो हसेल की गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। रैपर पाब्लो हसेल को राजशाही का विरोध करने और आतंकियों की तारीफ में कसीदे पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके समर्थक आग बबूला हो गए और उसकी रिहाई की मांग पर उन्होंने पूरे शहर में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। सड़कों पर रखे कूड़ेदानों को वो एक जगह जमा कर उनमें आग लगाने लगे। चंद मिनटों में ही पूरा शहर सुलग उठा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ रास्तों पर मुस्तैद दिखी। पुलिस वालों ने हालात संभालने की काफी कोशिश की, लेकिन बात हाथ से निकलती देख उन्होंने उत्पात मचा रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। अपने रैपर की गिरफ्तारी से भड़के समर्थकों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। उल्टे उन्होंने पुलिस पर पटाखों से हमला करना शुरू कर दिया।
हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां के कई ATM में भी तोड़फोड़ की। एक जगह तो सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों को उन्होंने बीच रास्ते पर गिरा दिया, जिसे वहां मौजूद पुलिस वाले उठाते दिखाई दिए। उपद्रवियों ने वहां की कई दीवारों और शीशों पर पाब्लो हसेल को रिहा करने के लिए नारे भी लिखे। तोड़फोड़ और आगजनी शुरू होने से पहले रैपर के समर्थकों ने एक रैली निकालकर इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिस रैपर पाब्लो हसेल को एक यूनिवर्सिटी के अंदर से गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। वो इस गिरफ्तारी से बचने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर अपने 50 समर्थकों के साथ भागकर छिप गया था। एक और मुर्शिदाबाद में निमतिता ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन के काफिले पर बम से हमला किया गया, तो वहीं मुर्शिदाबाद के ही हिरहिरपाड़ा इलाके से भी टीएमसी के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि चाय की दुकान पर बैठे टीएमसी के कार्यकर्ता को कुछ लोगों ने गोली मार दी। हमले में गंभीर रूप से घायल टीएमसी कार्यकर्ता को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीएमसी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में केएल राहुल की वापसी होगी। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। टीम में केएल राहुल की वापसी हुई, जबकि शाहबाज नदीम को विजय हजारे ट्रॉफी के लिए रिलीज कर दिया गया। कोरोना खतरे पर भारत की अगुवाई में सार्क देशों की एक बैठक होगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया है। हालांकि कोरोना खतरे पर पिछले साल अप्रैल में हुई बैठक में पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था। अभिनेता रणवीर शौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अब रणवीर शौरी डॉक्टरों की सलाह पर घर में क्वारंटीन हो गए हैं। कोलकाता में ममता सरकार की मां कैंटीन में खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने राज्य में लोगों को 5 रुपए में खाना खिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनावी लोक लुभावन परियोजना मां कैंटीन धरातल की हकीकत बन चुकी है। इस दौरान कई इलाकों में टीएमसी के पार्षद लोगों को खाना परोसते दिखाई दिए। क्या है मेन्यू में? जी भात, दाल, बंद गोभी और डिम। टूलकिट साजिश में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक 26 जनवरी के दिन हिंसा के बाद फरवरी में दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने की भी साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से टूलकिट को शेयर कर दिया, जिसकी वजह से साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस को शक है कि किसान आंदोलन की आड़ में दंगे भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी। यही वजह है कि अब पुलिस ने इस मामले में पैसों के लेन देन की भी जांच करने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि पुलिस निकिता, दिशा और शांतनु समेत टूलकिट केस के सभी आरोपियों के बैंक खातों की जांच करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू पुंछ हाईवे पर आतंकियों ने एक प्रेशर कुकर के अंदर आईडी रखकर धमाका करने की साजिश रची थी, जिसे वक्त रहते सेना और पुलिस की टीम ने खोज निकाला और प्रेशर कुकर में रखे गए इस विस्फोटक को हाईवे से दूर ले जाकर नष्ट कर दिया। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई। इस घटना की वजह से जम्मू पुंछ हाईवे को भी थोड़ी देर तक बंद करना पड़ा, जिसे बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच खोल दिया गया। और इसके साथ ही जांच टीम इस बात का पता लगाने में जुट गई कि आतंकियों ने कहीं और तो इस तरह के बम नहीं छिपाए हैं, क्योंकि सुरक्षा बल को खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने घाटी को दहलाने की साजिश रची है और आईडी के जरिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में धमाके करवाए जा सकते हैं। खबर है कि जम्मू के भीड़ भाड़ वाले इलाकों के साथ पठानकोट हाईवे समेत कई अहम रास्ते आतंकियों के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के जवानों के साथ पुलिस स्टेशन और सेना के कैंप पर भी आतंकियों की नजर है। यूपी के उन्नाव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 लड़कियां एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। बताया गया कि तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। इन लड़कियों को इस हालत में देखकर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों लड़कियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की को गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। बताया गया कि तीनों लड़कियां देर शाम चारा लेने के लिए खेत गई हुई थी, लेकिन जब काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की। इस बीच तीनों एक खेत में बेहोशी की हालत में मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए गांव में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पूरे परिवार को तन से, मन से, धन से, हर तरीके से मदद करेंगे। और जिन लोगों ने जास्ती की है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि उसको तत्काल
उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीज़ें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है। राजे को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की मांग पर राजस्थान बीजेपी में घमासान छिड़ गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि इस मुद्दे पर वसुंधरा राजे तो चुप हैं, लेकिन उनके समर्थकों की मांग है कि अभी से ये ऐलान कर दिया जाए कि 2023 में वसुंधरा राजे बीजेपी की सीएम उम्मीदवार होंगी। इसके लिए उनके समर्थकों ने कोटा में एक चिंतन शिविर भी किया, जिसमें राजस्थान में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी की हार का मुद्दा उठा। लेकिन बीजेपी के दूसरे गुट की राय अलग है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम उम्मीदवार पर आखिरी निर्णय आला कमान पर छोड़ा, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के मुताबिक अगले कुछ साल तक बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ऐलान की जरूरत ही नहीं है। खबर है कि एक दिन पहले कोटा में राजे समर्थकों के शक्ति प्रदर्शन के मुद्दे पर जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को तलब किया था। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और सीएम पद पर अनमन ने केंद्रीय नेतृत्व की परेशानी बढ़ा दी। जम्मू कश्मीर पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने जम्मू एयरपोर्ट से एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी का नाम शेर अली है और वो पुंछ का रहने वाला है। शेर अली के पिता और बहन पहले से ही पुलिस हिरासत में हैं। आरोप है कि शेर अली पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठकर आतंकवादियों की भारत की सीमा में घुसपैठ करवाता था। पुलिस के मुताबिक शेर अली हथियारों की तस्करी में भी शामिल रहा है। यह भी आरोप है कि वो पीओके से हथियार भेजता था, जबकि उसके पिता और बहन इन हथियारों को दूसरी जगहों पर पहुंचाते थे। फाफ डू प्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। दक्षिण अफ्रीकी टीम के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने करियर में 69 टेस्ट मैच खेले और 40.02 की औसत से 4163 रन बनाए। अभी वो T20 वर्ल्ड कप पर ध्यान लगाना चाहते हैं और वनडे क्रिकेट भी खेलते रहेंगे। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आसाराम को एक नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आजीवन जेल की सजा सुनाई गई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत टिहरी लेक फेस्टिवल में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने इस महोत्सव से पर्यटन को बढ़ावा मिलने का भरोसा जताया। 12 महीने पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर स्कोप है। यूपी में पीएफआई के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने पीएफआई के बहाने राहुल गांधी को घेर लिया। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में और देश में केरला से संचालित हो रही है। केरला से राहुल गांधी जी सांसद हैं, उनको जवाब देना होगा। बीजेपी के इस हमले पर कांग्रेस भड़क गई और उसने राज्य और केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। मोहसिन रजा जी को ये सारी की सारी बातें अपनी सरकार से पूछनी चाहिए कि क्यों उनका कमजोर नेतृत्व है। गुजरात के दाहोद से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें हादसे का शिकार होने के बाद एक कार आग की भीषण लपटों में घिर गई। इस घटना में कार में बैठे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसकी वजह से उसकी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से टक्कर हो गई और फिर उसमें आग लग गई। बताया गया कि कार में शराब भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कार के अगले हिस्से से आग की भीषण लपटें निकलती दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। वो एकदम काफी स्पीड में थी और 2 लड़के थे, उनका एक्सीडेंट हो गया एक टेम्पो के साथ। इस बीच वहां कुछ लोग भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने की कोशिश नहीं की। हादसे की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पहुंची और फिर पानी की बौछार कर आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक कार में बैठे दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। अमेरिका के बाकी कई राज्यों की तरह यूटा राज्य में पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी की वजह से चेतावनी जारी कर दी गई। वहां पहाड़ों पर जमा बर्फ के खिसकने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से प्रशासन ने बर्फ को तोड़कर बड़ी मुसीबत टालने की कोशिश की। और फिर जो तस्वीरें सामने आई उनमें ऐसा बर्फीला गुबार उठता नजर आया जिसे देखकर लगा मानो मौत सामने से दौड़कर आ रही। देखते ही देखते वो एक बड़े इलाके में फैल गए और आंखों के सामने घना कोहरा सा छा गया। रास्ते से बर्फ का ढेर हटाने के लिए भारी भरकम मशीनें काम पर लगा दी गईं। यूटा में पिछले हफ्ते बर्फ की चट्टान खिसकने की 18 घटनाएं हो चुकी हैं और यह खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए प्रशासन वहां आपदा से निपटने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है।
पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र की शुरुआत करेंगे। साथ ही पीएम मोदी घुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखेंगे और मजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और असम के मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। महाबाहु ब्रह्मपुत्र का मकसद भारत के पूर्वी हिस्सों में संपर्क बढ़ाना और ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए विकास की गतिविधियों को पहुंचाना है। इसके अलावा कारोबार बढ़ाने के लिए डिजिटल समाधानों की भी शुरुआत की जाएगी। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 18 फरवरी असम की विकास यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की जाएगी। 2 पुलों के लिए आधारशिला भी रखी जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत आज दोपहर से होगी। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा शुरू होने के बाद पहली बार 24 देशों के राजनयिक वहां पहुंचे, जो 2 दिन तक वहां रहेंगे और राज्य में बेहतर होते हालात और विकास कार्यों की रफ्तार से जुड़ी जानकारी जुटाएंगे। अपने दौरे के पहले दिन सभी राजनयिक श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे और विमान से उतरने के बाद इन सभी लोगों का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए पारंपरिक वेशभूषा में सजी धजी महिलाएं खड़ी दिखीं, जिन्होंने राजनयिकों पर फूल बरसाए और स्थानीय भाषा में गीत गाकर उनके आने पर खुशी जताई। जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच राजनयिकों का काफिला बडगाम के एक डिग्री कॉलेज पहुंचा। 5 अगस्त के बाद जो है काफ़ी देर तक 4G सर्विस भी जो है मुतासिर थी, लेकिन अब 4G सर्विस भी रेस्टोर की गई है। ये आप देख सकते हैं कि लगातार अभी ये गाड़ियां यहां पे आ रही हैं, जहां उन्होंने करीब 100 लोगों से मुलाकात की, जिनमें सबसे खास रहे राज्य के जिला विकास परिषदों के नवनिर्वाचित सदस्य, क्योंकि डीडीसी चुनाव के बाद विदेशी राजनयिक पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधि भी उनसे बात करने के लिए पूरी तैयारी से पहुंचे। कुछ खामियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं और कुछ गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट भी किया, उस हवाले से उनको हम इसमें बता दें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के करीब 1.5 साल बाद वहां 4G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है, जिसके बाद विदेशी राजनयिकों का वहां पहुंचना अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने बेपर्दा होगा और वो अपनी आंखों से राज्य के विकास कार्य देख पाएंगे। विदेशी राजनयिकों के दौरे से बौखलाए आतंकवादियों ने श्रीनगर में दहशत फैलाने की कोशिश की। आतंकवादियों ने श्रीनगर में एक ढाबे के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। हमले के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। पुदुचेरी दौरे पर दिए अपने एक बयान पर राहुल गांधी घिर गए। अपने पुदुचेरी दौरे में राहुल गांधी वहां के मछुआरा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसानों के लिए मंत्रालय हो सकता है तो मछुआरों के लिए क्यों नहीं। राहुल के इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए और उन्होंने इटली की भाषा में ट्वीट कर लिखा कि इटली में ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है, लेकिन भारत में है। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल के पास खेती किसानी की सही जानकारी नहीं होने का भी आरोप लगा दिया। ये तीनों कानून पर बात कर रहे हैं किसानों से, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि मंत्रालय आज 2019 से चल रहा हो। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश मंगोलपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मारे गए रिंकू शर्मा के परिवार से मुलाकात की। साथ ही इस परिवार को पूरी मदद का भरोसा भी दिया। पूरा समाज आज उनके साथ खड़ा है। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सोफिया केनिन ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है। सोफिया ने बताया कि उन्हें सोमवार को पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद मेलबर्न के अस्पताल में उनका सीटी स्कैन किया गया। इसी जांच में ये सामने आया कि उन्हें अपेंडिक्स की सर्जरी करवानी पड़ेगी। पिछली बार की चैंपियन सोफिया हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार कर बाहर हो गई थी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान जला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तेल और गैस से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। खबर है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान जो रूट को मोइन अली से माफी मांगनी पड़ी। मोइन दूसरा टेस्ट खेलने के बाद इंग्लैंड चले गए। इसी पर जो रूट ने चेन्नई टेस्ट के बाद बयान दिया था कि मोइन देश लौटना चाहते हैं। इससे ये गलत संदेश गया कि मोइन टीम से खुद अलग हुए, जबकि हकीकत यह है कि मोइन इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड की रोटेशन पॉलिसी की वजह से देश लौटे। आज दोपहर 3 बजे आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी होगी। इस नीलामी में 2 युवा खिलाड़ियों पर सबकी नजरें होंगी।
न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि इस बार जिन खिलाड़ियों का नाम नीलामी के समय लिया जाएगा उनमें सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल है। अर्जुन तेंदुलकर का नाम ऑलराउंडर खिलाड़ियों की लिस्ट में रखा गया है। अगर कोई टीम उनके लिए बोली लगाती है तो ये उनके आईपीएल करियर की शुरुआत होगी, जबकि दूसरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन का है। केरल के विकेटकीपर बल्लेबाज अजरुद्दीन ने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच में 37 गेंदों पर शतक लगाया था। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए कुल 292 खिलाड़ियों के लिए बोली लगेगी, जिनमें 164 भारतीय और 128 विदेशी खिलाड़ी होंगे। ग्लैन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ और ऑरन फिंच जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस लिस्ट में हैं, जिन्हें उनकी टीमों ने रिटेन नहीं किया, यानी टीम से बाहर कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिशा रवि की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये लोग एनएसयूआई के दफ्तर से संसद की तरफ बढ़े, लेकिन पुलिस ने पहले से ही उन्हें रोकने की तैयारी की थी और जैसे ही ये लोग हंगामा करने लगे उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले कई एनएसयूआई कार्यकर्ता उन बैरिकेड पर चढ़ गए जिन्हें पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लगाया था। ये लोग उन पर चढ़कर नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें जबरदस्ती वहां से उतारा और एक एक कर बस में बैठा दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो दिशा रवि की रिहाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। हालांकि इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता बवाल करने से बाज नहीं आए। हिरासत में लिए जाते समय उन्होंने पुलिस वालों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से कई कार्यकर्ताओं को खींचकर या धक्का देकर बस में बैठाना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी वो लगातार नारे लगाते रहे। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद लेफ्ट और कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन लगातार बवाल कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ये साफ कर चुकी है कि इस मामले में हर कार्रवाई नियम के तहत हुई। हरियाणा के रोहतक से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर गई और उसे खरोच तक नहीं आई। ये घटना तब हुई जब वो महिला रेलवे फाटक पर खड़ी एक मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी जान पर तब बनाई जब अचानक ट्रेन चल पड़ी, जिसके बाद उस महिला ने समझदारी से काम लिया और वो जान बचाने के लिए पटरियों के बीच में लेट गई। ट्रेन रुकी थी, एक लेडीज उसके नीचे से निकल रही थी, अचानक ट्रेन चल पड़ी। इस बीच वहाँ कई लोग भी मौजूद रहे जो उसे उसी हालत में लेटे रहने के लिए बार बार कहते रहे, ताकि वो ट्रेन की चपेट में आने से बची रहे। महिला के ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और वो उसी तरह पटरियों के बीच में लेटी रही। ट्रेन के गुजरने के बाद लोगों ने उसे उठाया, जिसके बाद वो वहाँ से निकल गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। एक दिन पहले सीधी में हुए सड़क हादसे में अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनके परिवार वालों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे। सीएम को सामने देख हादसे में मारे गए लोगों के घर वाले भी फूट फूट कर रोने लगे। शिवराज सिंह चौहान भी जमीन पर बैठकर उन्हें दिलासा देते नजर आए। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदारों ने भी मुख्यमंत्री से अपना दुख साझा किया, जिसके बाद सीएम शिवराज ने उनकी पूरी मदद करने का भरोसा दिया। अगर नौकरी चाहिए तो बोले हैं हाँ नौकरी दिलाएंगे, वादा करते हैं। इस बीच लापरवाही से बस चलाने के आरोपी ड्राइवर को भी सतना से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। हम भी साथ में चले गए, फिर वहां जाने के बाद मेरे को खुद मालूम नहीं कि क्या कैसे हम निकले, कैसे क्या हुआ। सीधी में हुए सड़क हादसे में अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कृषि सुधार कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान संगठनों ने आज रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत का दावा है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच ट्रेनों को रोका जाएगा। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए पंजाब आने जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पुलिस और रेलवे ने आंदोलन से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंघू, टिकरी और दूसरी हंगामे की आशंका वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस भर में होगा। कब से कब तक टाइम दिया? 12 से 3-4 बजे तक के करीब करेगा वो। जहाँ को रेल जारी होगी वहीं होगा। गुजरात के पाटन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां दूल्हे के लिए लाई गई घोड़ी दूल्हे को लेकर भाग निकली। बारात निकलने से पहले घोड़ी से करतब करवाए जा रहे थे, लेकिन तभी वो भड़क उठी और दूल्हे को लेकर वहां से भागने लगी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो दूल्हा पूरी शान के साथ घोड़ी पर सवार नजर आया। इस दौरान एक आदमी घोड़ी की लगाम थामे नीचे खड़ा था, जो घोड़ी से करतब करवा रहा था। घोड़ी भी बैंड बाजे की धुन पर थिरकती दिखाई दी।
बारात निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बाराती घोड़ी पर सवार दूल्हे के आगे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी घोड़ी बेलगाम हो गई और दूल्हे को लेकर वहां से भागने लगी। घोड़ी को भागता देख सबके हाथ पांव फूल गए। बाराती नाचना छोड़ घोड़ी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन उसकी रफ्तार के आगे किसी की नहीं चली, जिसके बाद घोड़ी का बाइक से भी पीछा किया गया, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आई। दूल्हे को भी घुड़सवारी नहीं आती थी, ऐसे में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर ही गिर पड़ा। हालांकि इस हादसे में उसे मामूली चोटें ही आईं। मानहानि मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एमजे अकबर की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि के मामले को खारिज कर दिया। साथ ही उस महिला पत्रकार को बड़ी राहत मिल गई जिसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि इन आरोपों से एमजे अकबर की छवि को नुकसान पहुंचा है, लेकिन महिला अधिकारों का हवाला देते हुए कोर्ट ने इसे जायज भी बताया। इस बीच कोर्ट ने रामायण में सीता और महाभारत में द्रौपदी का जिक्र कर महिलाओं के महत्व को समझाने की कोशिश की। हालांकि आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार से 10,000 रुपए का मुचलका भी भरवाया गया। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने एलजेपी छोड़ दी। बिहार में पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने चिराग पासवान की एलजेपी से इस्तीफा दे दिया। वो पिछले साल बीजेपी छोड़कर एलजेपी में आए थे और विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान बांग्ला अभिनेता यश दासगुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। यश टीएमसी सांसद नुसरत जहां के दोस्त भी हैं। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इन लोगों ने एनसीपी के एक नेता को फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखने की साजिश रची थी। हमारे यूनिट को जब ये इंट्रोगेशन में रिवील हुआ कि भाई ये एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। टूल किट मामले में घिरे शांतनु के परिवार ने महाराष्ट्र के बीड जिले के एसपी को एक खत लिखा। इस खत में शक जताया गया कि दिल्ली पुलिस ने बिना सर्च वारंट के शांतनु के घर पर छापेमारी की। था क्या नहीं था मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया भी नहीं और बोला भी नहीं। हमने मांगा था। पश्चिम बंगाल के हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जिस डनलप मैदान में होगी, उसी मैदान में ममता बनर्जी ने भी सभा करने की घोषणा कर दी। 22 फरवरी को होने वाले पीएम के इस कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। जो कर्मी लोग हैं तृणमूल से, अब सब लोग मोदी जी को फॉलो करेंगे। जबकि टीएमसी ने भी उसी मैदान में 24 फरवरी को ममता बनर्जी की रैली का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पार्टी नेता वहां हो रही तैयारियां देखने भी पहुंचे। हमारे मुख्यमंत्री जब समय देंगे, जब फिक्स करेंगे जिस जिले के लिए जो डेट, उसी डेट में होगा। अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी हैं। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं जरूरी।